मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ और अब हम चल रहे हैं पढ़ने आज की क्लास में कि विघटन की क्या परिणतियां हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ। समझ में आई बात? आप ये समझिए कि देखो, एक देश जब टूटता है ना, एक देश जब टूटता है तो उसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। जनता में त्राहिमाम हो जाती है, जनता त्राहिमाम हो जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को होती है तो जनता को होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो फुर हो जाते हैं, हवा की तरह उड़ जाते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है ना, उसे बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो ऐसा ही सोवियत संघ की जनता के साथ भी हुआ। तो वही चल रहे हैं हम समझने कि सोवियत संघ जब टूटा तो सोवियत संघ के साथ क्या क्या घटा, सोवियत संघ के साथ क्या क्या घटा, इस चीज को चल रहे हैं हम जानने और समझने। तो चलिए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि सोवियत संघ के साथ जब उसका विघटन हुआ तो उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें हुई। समझ में? तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज में गंभीर हैं। आपकी जब दूसरी दुनिया टूटी, पूर्वी यूरोप के देश जब टूटे, तो इसका राजनीति, विश्व राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ा। बहुत बड़ा असर क्यों पड़ा? क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत टूटी थी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत टूटी थी। और दुनिया की दूसरी ताकत के टूटने का क्या अर्थ था? कि दुनिया अब एक ताकत के नियंत्रण में चली जाएगी। दुनिया में सिर्फ एक ताकत का वर्चस्व होगा। दुनिया को एक ताकत के अनुसार घूमना पड़ेगा। दुनिया को एक ताकत के अनुसार घूमना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये बात है, ये बात आप जानिए कि ये जो सोवियत संघ का टूटना कोई छोटी बात नहीं थी, विश्व राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब अमेरिका के सामने कोई अड़ंगा डालने वाला नहीं था। अब अमेरिका के वर्चस्व को कोई चुनौती देने वाला नहीं था। अब अमेरिका अकेले रेस का घोड़ा बन गया था। पूरी दुनिया पर उसका डोमिनेंस हो गया था। सुनिए आप, इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में होगा। सबसे पहला परिणाम तो यही हुआ दूसरी दुनिया के टूटने से कि शीत युद्ध की समाप्ति हो। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। एक लंबा युद्ध समाप्त हो गया। एक लंबा युद्ध समाप्त हो गया। 45 वर्ष का युद्ध समाप्त हो गया। और आप जानते हैं ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। ये एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था। और वैचारिक युद्ध दुनिया को जितना बर्बाद करता है ना, उतना तो मैं समझता हूं आपका रक्त रंजित युद्ध भी नहीं बर्बाद करता। ये अंदर से खोखला करता है। जैसे आपके दीमक, जिस प्रकार से दीमक आपको अंदर से खोखला करते लकड़ियों को, उसी प्रकार से शीत युद्ध भी आपको अंदर से खोखला करते हैं। आप टूट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप टूट गए। तो शीत युद्ध की सोवियत संघ के विखंडन का सबसे पहला परिणाम क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति हुई। शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा।
जो विचारधारा की लड़ाई थी कि समाजवाद आगे या पूंजीवाद आगे। सोवियत संघ के विखंडन के साथ दुनिया को यह प्रमाणित हो गया कि दुनिया में सबसे आगे अगर कोई है तो वो कौन सी विचारधारा है? पूंजीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा सबसे बेहतर? पूंजीवादी विचारधारा। देखो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, वही बात है। अब चाहे जैसे जीता, जीत गए वो तो जीत गए तो जीत गए भाई, जो जीता वही सिकंदर, वही बात हुई। ठीक है, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं है। शीत युद्ध के इस विवाद ने दो गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म, एक नई, अब जो हथियारों की होड़ थी पूरे विश्व में, वो हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई शीत युद्ध की समाप्ति के साथ। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ जो दुनिया में हथियारों की होड़ चल रही थी, हथियारों की वो होड़ भी समाप्त हो गई। दूसरे विश्व मतलब दूसरी दुनिया के टूटने के उपरांत सबसे पहले तो क्या हुआ? शीत युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरा जो वैचारिक होड़ थी वो समाप्त हो गई। दुनिया को पता चल गया कि कौन सी विचारधारा सबसे बेहतर है। और जो हथियारों की होड़ थी, हथियारों का संचय था, सैनिक संगठनों का निर्माण था, वो भी बंद हो गया। अब किसी को किसी भी प्रकार के सैनिक संगठन की जरूरत नहीं थी। अब किसी को भी किसी भी प्रकार की सैनिक संगठन की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शाह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं देशों की संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तो ये आप जान लीजिए, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था कि दुनिया में एक शक्ति का वर्चस्व होगा या बहुत सारी शक्तियां बनकर उभरेंगी, बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि दुनिया बहुध्रुवीय विश्व की तरफ जा रही है, लेकिन आज भी वो सच नहीं है। आज भी अगर दुनिया पे अगर किसी देश का डोमिनेंस है तो आज भी वो अमेरिका का डोमिनेंस है। हाँ, मैं कह सकता हूं कि दुनिया अब उस रास्ते पर निकल पड़ी है कि जिस रास्ते पर चलकर दुनिया एक समय पर बहुध्रुवीय विश्व बन सकती है। मतलब बहुत सारे ताकतवर देशों का विश्व बन सकता है। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में अमेरिका की ताकत को टक्कर देने वाला कोई भी अकेला देश नहीं था जो अमेरिका की ताकत को टक्कर दे सके अमेरिका की तरह। तो दुनिया अमेरिका के नियंत्रण में चली गई। अमेरिका की विचारधारा के अनुसार पूरी दुनिया चलने लगी। अमेरिका की विचारधारा के अनुसार पूरी दुनिया चलने लगी।
और अमेरिका, ये जो विश्व के बड़े बड़े संगठन थे, अंतरराष्ट्रीय संगठन जिन्हें हम कहते हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सारे के सारे अमेरिका के इशारों पर नाचते। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अलावा उस समय ताकतवर कोई और बचा नहीं था और अमेरिका ही इनको सबसे ज्यादा फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से सहयोग, फाइनेंशियली सपोर्ट इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सबसे ज्यादा अगर कोई करता है, अमेरिका करता है। भाई जिसको मैं रोटी दूंगा मैं उससे अपेक्षा करूंगा ना कि वो मेरे प्रति वफादार है, वही चीज है। ये सारी संस्थाएं अमेरिका के प्रति वफादार होती हैं और जो सोवियत संघ से नए देश निकलते हैं उनको कर्जा देती हैं और उन्हें खड़ा करने में मदद करती है और अमेरिकी विचारधारा को वहां प्रचारित करती है। अमेरिका की विचारधारा को प्रचारित करती है, वहां पर भी उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाज का निर्माण करवाती है, जिससे कि अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आकर वहां निवेश कर सके और मोटा मुनाफा कमा सके। देखो हर कंपनी को क्या चाहिए? हर कंपनी को चाहिए कस्टमर। और कस्टमर कैसा? जो डिमांडिंग कस्टमर। और डिमांडिंग कस्टमर कहां होगा? जहां गरीबी हो, जहां के देश प्रोग्रेसिव होंगे। अगर आप सोचते हैं दुनिया भारत के ऊपर, भारत आज उभरता हुआ आर्थिक ताकत क्यों बन रहा है? क्यों? क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी जनता है, सबसे ज्यादा उपभोक्ता है। और जिस देश के पास उपभोक्ता होगा, पूंजीवादी विश्व में उस देश का बहुत अधिक महत्व होगा। और हमारा देश ऐसा देश है जो उभरता हुआ है, उभरती हुई ताकत है। हमारे देश में पैसा आ रहा है, जनता की जरूरतें बढ़ रही हैं और जब जनता की जरूरतें बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? मुनाफा बढ़ेगा। तो ये है दुनिया का सच। अगर कोई कहता है कि अमेरिका भारत पर इतना पैसा, भारत का इतना सहयोग आज क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे सीधे सीधे उसका पैसा, उसका बेनिफिट नहीं था। आपने आज तक ऐसा कोई ब्रांड सुना है भारतीय जो मैकडॉनल्ड को टक्कर दे रहा हो? कुछ लोग कहेंगे बर्गर किंग, बर्गर सिंह, उसके मुकाबले में ये कुछ नहीं है। बर्गर किंग, बर्गर सिंह मैकडॉनल्ड के मुकाबले कुछ नहीं। समझ में बात? आज आप देख लीजिए आईफोन है ना, आईफोन भी अमेरिका का ब्रांड है, एप्पल। क्या एप्पल की टक्कर का कोई दूसरा ब्रांड है? या गूगल भी कहां का है? अमेरिका का। तो आप खुद देखिए फेसबुक कहां का है? अमेरिका का है। पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो आज भी पूरी दुनिया पर अमेरिका का ही कंट्रोल है। अंतरराष्ट्रीय जो एक्सचेंज होता है, मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, वो किस मनी में होता है? डॉलर्स में होता है। तो ये बताता है ना कि पूरी दुनिया में अमेरिका की डोमिनेंस है। और अगर शीत युद्ध समाप्त नहीं होता तो हम ये मान सकते थे कि एक ना एक समय में सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर देता, पूरी कंप्लीट तरीके। वैसे भी टक्कर दे रहा था, लेकिन कहते हैं अपनी कुछ मूर्खताओं के कारण। मैंने आपको कहा है ना, इंसान बर्बाद होगा तो अपनी ही गलती के कारण होगा, किसी और की गलती के कारण नहीं होगा। है बस, इंसान अगर बर्बाद होता है तो अपनी गलती के कारण ही बर्बाद होता है, किसी और की गलती के कारण बर्बाद नहीं होता। समझ में बात? ये बात आप जान लीजिए, समझ लीजिए। नितिन बाबू, तो अगर आज सोवियत संघ बर्बाद हुआ तो अपनी गलती के कारण कि उसने हद से ज्यादा अपने प्राकृतिक संसाधनों का व्यय सैनिक संसाधनों पर किया, जो कि किसी भी उपयोग
उपयोग के नहीं होते। भाई एक गोली जब बंदूक से निकल जाती है तो उसके बाद उसका कोई उपयोग होता है नहीं। लेकिन आप जानिए, लेकिन एक आप मान लीजिए एक कागज है, आप उसको लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, फिर वो उसी रूप में बनकर आ जाएगा। लेकिन गोली को फिर आप उस रूप से ट्रांसफर नहीं कर। फैक्ट्रीज लगाइए आप, फैक्ट्रीज कितना आपको बेनिफिट देंगी, प्रॉफिट देंगी, लेकिन गोली आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकती। गोली आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकती, ये बात आप जान लीजिए। समझ में आई बात? तो सोवियत संघ के विखंडन से दुनिया की वैश्विक राजनीति हद से ज्यादा बदल गई। सोवियत संघ के विखंडन से दुनिया की राजनीति हद से ज्यादा बदल गई। अब दुनिया में एक ताकत का बोलबाला हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे तो आपकी किताब से अगला चैप्टर हटा दिया गया है आपके पाठ्यक्रम से, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि अमेरिका का वर्चस्व क्या है, किस प्रकार से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर वर्चस्व कायम किया है, किस प्रकार से अमेरिका ने पूरी दुनिया पर वर्चस्व कायम किया हुआ है। तो आइए आगे सुनते हैं। तीसरी बात क्या की, सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। भाई जो सोवियत संघ से अलग होंगे वो देश नए देश ही बनेंगे, है ना। जब सोवियत संघ से जो गणराज्य निकल रहे हैं, अब वो क्या बनेंगे, नए देश बनेंगे। और जब नए देश बनेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर नई सब कुछ नई तरीके से व्यवस्थित रूप में स्थापित किया जाएगा। और यही अमेरिका ने खेला है, अमेरिका ने यही खेला है और इन देशों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जा दिलाया और इनको पूर्ण रूप से अपनी विचारधारा में गढ़ाया, जानबूझ पूर्ण रूप से अपनी विचारधारा में गढ़वाया कि इनका निर्माण हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। पूंजीवादी और उदारवादी लोकतंत्र की प्रक्रिया है। समझ में बात? आगे सुनो। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बैलिस्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। समझ में बात? तो इस प्रकार से भाई जब नया देश निकलता है तो उस नए देश के अपने सबसे नए रिश्ते होते हैं, और जब सबसे अपने नए रिश्ते होते हैं तो अपनी अलग समस्याएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से आपके सोवियत संगठन से जो देश निकले वो एक नए प्लेयर बने और उन्होंने फिर अंतरराष्ट्रीय दुनिया में अपना कदम रखा और उनका भी अपना एक अलग महत्व बना। समझ में? अपना एक अलग महत्व बना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।